आई होप कि अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ बीएनएस के अंदर कवर किया है उस पे आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चैप्टर 11 आता है बीएनएस का। ये जो चैप्टर 11 है बीएनएस का, ये स्टार्ट होता है सेक्शन 189 से और 197 तक ये डिस्कस है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ कुछ ही सेक्शंस है जो आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरी है। वो कौन कौन से सेक्शन है? एक हो गया सेक्शन 189, एक हो गया सेक्शन 190, एक हो गया सेक्शन 191 और एक हो गया सेक्शन 193। ये मेन सेक्शंस है जो आपको छोड़ने नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और 189 और 190 आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, यानी डिटेल में पढ़ने हैं और इसके काफी डायमेंशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनसे एग्जाम में मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले आईपीसी के अंदर चैप्टर 8 हुआ करता था और 144 से 160 आईपीसी के अंदर ये डिस्कस था। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। यानी इसके अंदर वो ऑफेंसेस हैं जो अगेंस्ट है किस चीज के? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। तो वो ऑफेंसेस जो पब्लिक पीस और ऑर्डर के अगेंस्ट हो वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे पहले इसके अंदर सेक्शन 189 आता है, जो हमने आपको बताया था कि जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 189। सेक्शन 189 एक्चुअली में डिफाइन करता है किस चीज को? डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को। डिफाइन करता है कि कौन या कब कोई असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली होगी। देखिए अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर असेंबली का मतलब क्या होता है, बाद में हम लोग समझेंगे अनलॉफुल क्या होता है। देखिए असेंबली का मतलब होता है, जैसे हम लोग असेंबली बनाते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, हम लोग कहीं पे इकट्ठा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे रात में लाइट चली गई, आपके सारे पड़ोसी निकल के खड़े हो गए, यार लाइट चली गई, चलो पावर हाउस चलते हैं बात करने के लिए। ये जो आप लोग इकट्ठा हुए किसी पर्पस के लिए, इसी को बोलते हैं असेंबली। तो जब कुछ लोग किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं, उसी को असेंबली कहते हैं। जैसे कुछ लोग पीटी करने के लिए इकट्ठा हो गए, कुछ लोग जो है एक्सरसाइज करने के लिए इकट्ठा हो गए, कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इकट्ठा हो गए। तो ये क्या है? ये भी एक असेंबली है। लेकिन ये असेंबलीज जो है वो लॉफुल असेंबली है। लेकिन ये सेक्शन किसे डिफाइन कर रहा है? अनलॉफुल, गैर कानूनी जो अनलॉफुल असेंबली होगी, अनलॉफुल भीड़ के बारे में, ये उसको डिफाइन कर रहा है। समझ में आ गया? तो जस्ट बिकॉज की देयर इज असेंबली, वो खुद में इटसेल्फ अनलॉफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 के क्लॉज ए सब क्लॉज बी में आपने पढ़ा होगा कि हम लोगों के पास राइट है पीसफुली असेंबल होने का। हमारे पास राइट है कि हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। तो पीसफुली असेंबल होने का हमारे पास फंडामेंटल राइट है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमारे पास राइट है, लेकिन ये डिफाइन कर रहा है अनलॉफुल असेंबली को। समझ में आ गया? आइए देखते हैं अनलॉफुल असेंबली किसे बोलते हैं। देखिए अब जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, तो ये सेक्शन डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कैसे डिफाइन कर रहा है। कह रहा है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डिजिग्नेटेड एज एन अनलॉफुल असेंबली। देखिए कैसे डिफाइन कर रहा है अनलॉफुल असेंबली को। ये कह रहा है कि अगर असेंबली हुई, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, अब ये 5 लोग हैं, 5 लोग हो गए, एक असेंबली बन गई। तो इसने कहा है कि असेंबली होने के लिए सबसे पहले 5 या उससे ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 5 10 15 20 25, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम कितने लोग होंगे तब अनलॉफुल असेंबली बनेगी? मिनिमम 5। तो 5 लोग इकट्ठा हो गए, इसने कहा असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डिजिग्नेटेड एज एन अनलॉफुल असेंबली। तो जस्ट बिकॉज कि 5 लोग इकट्ठा हो गए वो अनलॉफुल असेंबली नहीं बन जाएगी। भाई लोग अच्छे पर्पस के लिए इकट्ठा होते हैं। मान लीजिए कि हम अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा हुए हैं, आपके घर में डिनर करने के लिए आ रहे हैं। हम दोस्तों के साथ इकट्ठा हुए हैं, कई सारे लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी के घर में शादी में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं असेंबल होके, तो वो अनलॉफुल थोड़ी हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि 5 और मोर पर्सन को अनलॉफुल असेंबली डिजिग्नेट किया गया है। कब? अब जो जो डिजिग्नेट किया गया है कब, कौन से सर्कमस्टांसेस में, वो इस सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या क्या दिए गए हैं आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे यहां पे हमने आपको बताया 1 2 3 4 5, 5 लोग इकट्ठा हुए, हमेशा
एक असेंबली का कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे आपके घर में लाइट चली गई, एसी नहीं चल रहा, सो ही नहीं पा रहे आप। अब जब आप सो नहीं पा रहे, आपके मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, चलो चलते हैं पावर हाउस में बात करने। आप इकट्ठा होते हो ना, एक कॉमन पर्पस क्या है, क्या, लाइट को बुलवाना। ये कॉमन ऑब्जेक्ट होता है आपका, तो आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट है कि पावर हाउस में जाके बात करने जाना। तो इसने कहा है कि अगर वो असेंबली जो इकट्ठा हुई है, अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इस सेक्शन के अंदर दिए गए 5 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ, वही असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। और अगर कोई असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, भले ही वो असेंबली कोई अपराध करे या ना करे। जस्ट बिकॉज कि वो 5 लोग थे और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इसके अंदर दिया हुआ जो है वो था, वो लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएंगी, और उसके जो मेंबर्स होंगे वो लाइबल हो जाएंगे अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करने के लिए या उसका मेंबर बनने के लिए। अगर कोई अपराध कर देते हैं, बाद में कोई ऑफेंस कर देते हैं, उसके लिए तो और उसके लिए दूसरी सजा चलेगी। वो तो अभी बात की बात है, वो तो सेक्शन 190 में हम लोग कवर करेंगे। अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अनलॉफुल असेंबली का अगर आप पार्ट भी बन जाओगे, क्योंकि वो अनलॉफुल असेंबली है, इसीलिए तो उसका नाम है गैर कानूनी इकट्ठा, यानी जमाव, गैर कानूनी जमाव हुई है, जो कानून के विरुद्ध जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव, इसलिए तो इसको कहा गया। तो 5 या उससे ज्यादा इकट्ठे होते हैं अगर उनका ये ऑब्जेक्ट होता है। आइए, जो पहला कॉमन ऑब्जेक्ट आता है जो किसी लॉफुल असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बना देगा, वो क्या है, देखिए पहला कॉमन ऑब्जेक्ट है कि ओवरऑ करना बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। किसको ओवरऑ करना, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो स्टेट गवर्नमेंट को, या तो पार्लियामेंट को, या तो लेजिस्लेचर को, या किसी पब्लिक सर्वेंट को। ओवरऑ का मतलब क्या हुआ, ओवरऑ का मतलब यह हुआ कि किसी को डरा के उसको डोमिनेट करना, उसकी विल को डोमिनेट करना। जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको डरा के 10 लोगों की भीड़ लेके चले जाइए किसी पब्लिक ऑफिस में, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको डरा के उससे किसी कागज में साइन करवा लीजिए, तो ये क्या करना है, ये उसकी विल को डरा के ओवरऑ करना। तो यानी जो 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि डरा के मतलब क्रिमिनल फोर्स दिखा के, शो करके गवर्नमेंट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, या लेजिस्लेचर या पब्लिक सर्वेंट को जो है ओवरऑ करना। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ उस भीड़ का, तो वो भीड़ भले ही लॉफुल असेंबली हो, जब शामिल हुए हो अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। आगे क्या बताया गया है इसके अंदर, दूसरा ऑब्जेक्ट बताया गया है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। अगर भीड़ का मकसद, 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ का मकसद यह है कि कोई लॉफुल एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी लॉ का एग्जीक्यूशन है, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके पास वारंट है और वो किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, तो एक भीड़ इकट्ठा हो गई कि वो पुलिस ऑफिसर को रोकेंगे, क्योंकि उनके पास अगर वारंट है तो हम उनसे नहीं सवाल पूछ सकते हैं। अगर उस भीड़ का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वही असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। या तो उस लॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट क्या हो, मिसचीफ कमिट करना, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर भीड़ निकलती है, तोड़फोड़ करने लग गई, किसी की दुकान तोड़ने लग गई, ट्रेसपास करने लग गई, किसी के घर में दुकान में चली जाए, उनका ऑब्जेक्ट होना खाली, अभी कोई ऑफेंस नहीं किया है, अगर उनका ऑब्जेक्ट है मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या कोई दूसरे ऑफेंस, तो वो भी लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। यहां पे अदर ऑफेंस जो है ये एडजस्टम जेनरिस रूल अप्लाई नहीं होगा कि जो इसमें मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास दिया है कि वही ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस आ सकता है। बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन, या मान लीजिए 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है कि आज तो इस इंसान से अपनी जमीन खाली करवा के रहेंगे। मान लीजिए कि 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ है, उनका ऑब्जेक्ट है आपसे कोई जमीन खाली करवाना, और वो लोग आपके पास जमीन खाली करवाने के आए हो, तो वही लॉफुल असेंबली, भले ही वो पहले लॉफुल हो, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। कब अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी, जब फोर्सफुली किसी को डिस्पोजेस करेंगे, ठीक है, फोर्सफुली किसी से जमीन मान लीजिए कि जबरदस्ती लेना फोर्सफुली, तो वही असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। उसके साथ साथ क्या हो गया, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन, या मान लीजिए कि 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी को कंपेल करके ऐसा काम करवाना जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड ना हो। मान लीजिए 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ जो है उसका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि किसी इंसान को फोर्स करके उससे हफ्ता वसूलेंगे। भाई कोई दुकानदार आपको या हमें पैसा देने के लिए कोई बाउंड थोड़ी है, वो लीगली बाउंड है क्या। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए कि चलो उसको डरा के क्रिमिनल फोर्स दिखा के उससे हफ्ता वसूले, तो ऐसा ऑब्जेक्ट रखने से कोई असेंबली अनलॉफुल बन जाएगी। या टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, या टू ओमिट टू डू, या तो उससे उस चीज को करने से मना करना या रोकना जिसको करने के लिए वो लीगली एंटाइटल है।
ठीक है। अब इसमें एक बार बताया गया एन असेंबली विच वाज नॉट लॉफुल व्हेन इट इज असेंबल्ड, ये कहा गया है व्हेन इट वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंट बिकम एन अनलॉफुल। ये भी पॉसिबल है कि 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ जब इकट्ठा हुई हो तो हो सकता है वो लॉफुल है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल, मान लीजिए कि ए एक बंदा है, उसके टोटल 6 ब्रदर्स हैं, उसके टोटल 6 भाई हैं, ठीक। एक बार क्या हुआ कि ए ने अपने इन 6 भाइयों को डिनर के लिए अपने घर पे बुलाया, ए ने अपने इन्हीं 6 भाइयों को डिनर के लिए घर पे बुलाया। अब देखिए ये जो 6 लोग हैं, एक असेंबली हो गई, लेकिन इनका कॉमन पर्पस क्या है, भाई के यहाँ जाके डिनर करना। कॉमन पर्पस अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉफुल असेंबली है। अब ये डिनर करने के लिए आ गए, ये छह के छह भाई अपने भाई के यहाँ। अब एक का क्या हुआ, उसी दिन किसी के साथ झगड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल बी के साथ झगड़ा हो गया। अब ये सारे भाई जो है बैठे अपना खा रहे थे, ये जो भाई थे ये लोग, दो दो चार दो छह, अब ये भाई लोग जो है बैठे एक जगह खाना खा रहे थे। ए ने आवाज लगाई, बी से मेरा झगड़ा हो गया है, आओ तुम लोग बी को सबक सिखाओ। ये लोग खाना छोड़ के उठे, गाली बकते हुए मारने के लिए दौड़े बी को। अब देखिए जब ये लोग आए यहाँ पे खाना खाने, तो ये असेंबली लॉफुल थी, इनका पर्पस अच्छा था। लेकिन जैसे ही भाई ने आवाज लगाई, अब इनका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, इसको मारना। यही असेंबली जो शुरू में लॉफुल थी, अब ये अनलॉफुल बन गई। यही इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। समझ में आ गया? आइए, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इस सेक्शन का, यानी इसका पर्पस क्या है अनलॉफुल असेंबली का, ताकि लॉ डिस्करेज करता है टुमल्चुअस असेंबलिंग, यानी जो उपद्रवी भीड़ होती है, लॉ जो है उसको डिस्करेज करता है। क्योंकि आप सोचिए अगर भीड़ किसी के भी घर के सामने ऐसे नॉर्मल भीड़ रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के बाहर भीड़ खड़ी हो जाए, हाथ में कोई डंडा, हाथ कोई सामान लेके खड़े हो जाएगा, आदमी दहशत में आ जाएगा, 5-10 लोग अगर खड़े होंगे, ठीक है, तो क्योंकि भीड़ जो है वो एक लिए पब्लिक के लिए थ्रेट बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, 5 या 5 से ज्यादा लोगों का होना। हाँ, 5 या 5 से ज्यादा का होना जरूरी है, लेकिन क्या 5 से कम लोग इसके अंदर कॉन्विक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये साबित हो गया कि ओरिजिनली 5 थे, ओरिजिनली 5 या उससे ज्यादा लोग थे, बाद में मान लीजिए कुछ नहीं पकड़े गए, कुछ एब्सकॉन्डिंग है, तो लेस देन 5 पर्सन कैन ऑल्सो बी कन्विक्टेड। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या होना चाहिए, वो 5 या 5 से ज्यादा की जो भीड़ है उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन नहीं कहा गया है कि एवरीवन इज शेयरिंग द सेम इंटेंशन, सेम हो सकता है कि उस भीड़ के अंदर किसी की इंटेंशन अलग हो, इंटेंशन की बात नहीं हो रही है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब अल्टीमेट गोल या द पर्पस फॉर विच 5 और मोर पर्संस असेंबल टुगेदर, उनका कॉमन यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सब सेक्शन आते हैं सेक्शन 189 के। हमने आपको बताया था कि सेक्शन 189, 190, 191 और 193 आपको सेक्शंस पढ़ने हैं। इस सेक्शन 189 के सिर्फ कुछ सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी के सारे सब सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। अब ये बता रहा है whoever being aware of facts which render any assembly and unlawful assembly, किसी बात को इस बारे की नॉलेज है, किसी इंसान को इस बात की नॉलेज है कि क्या चीज किसी असेंबली, लॉफुल असेंबली को अनलॉफुल असेंबली बना देते हैं, लेकिन वो फिर भी उस असेंबली के अंदर घुसा बैठा हुआ है, और इंटेंशनली ज्वाइंस एन असेंबली, या जानने के बावजूद भी इंटेंशनली ज्वाइन करता है असेंबली को, या उस असेंबली के अंदर ऑलरेडी रहता है, तो उसको माना जाएगा कि ही इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो जस्ट बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली फॉर दिस ऑफेंस टू बी अट्रैक्टेड, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उस असेंबली ने कुछ किया हो, अगर कुछ कर देगी या उसका मेंबर कोई कुछ कर देगा तो सेक्शन 190 का ऑफेंस बन जाएगा अलग। पनिशमेंट कितनी बताई गई है, पनिशमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है, पहले ये सेक्शन 143 आईपीसी में था। अब आगे बताया गया है whoever joins or continues in an unlawful assembly, अगर कोई ज्वाइन करता है और कंटिन्यू रहता है अनलॉफुल असेंबली, कब, अगर उस असेंबली को लॉफुली ऑर्डर दिया गया डिस्पर्स होने के लिए, यानी छट जाओ छट जाओ छट जाओ ने कहा, लॉफुल ऑर्डर पास हुआ लेकिन उसके बाद भी नहीं छटे, उसके बाद भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, तो सजा बताई गई है विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। हुएवर बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर कोई इंसान आर्म्ड है डेडली वेपन के साथ, और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ, इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, तो उस जगह पे उसकी सजा बताई गई है जो एक्सटेंड होगी 2 साल और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 190,
बीएनएस का, जो पहले सेक्शन 149 था आईपीसी के अंदर। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि व्हाट मेक्स एन असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली। अब आई होप कि you have understood it very well that what makes a lawful assembly as an unlawful assembly, what makes it, तो there has to be 5 or more persons, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर इनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो है जो सेक्शन 189 के अंदर 5 दिए गए हैं, अगर वो हो जाएगा, वही लॉफुल असेंबली विल बी कन्वर्टेड इनटू अनलॉफुल असेंबली। यहां तक तो समझ में आ गया। और कोई अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनता है तो सेक्शन 189 के सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 में उसके ऑफेंसेस बताएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए क्या कह रहा है। इसको समझने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक असेंबली है 5 या 5 से ज्यादा लोगों की, 1 2 3 4 5, ये एक असेंबली है। इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? इनका कॉमन ऑब्जेक्ट है किसी से कोई लैंड जो है, कोई जमीन जो है लड़ झगड़ कर खाली करवाना, फोर्सफुली कब्जा लेना। ठीक, ये इनका ऑब्जेक्ट है। और इस यानी इस असेंबली का ऑब्जेक्ट यह है कि एनी हाउ आज हम लोग एक्स से जमीन का कब्जा लेके आएंगे ही आएंगे। ये इन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब ये भीड़ चली इस कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके एक्स से इस जमीन को खाली करवाने। यहां पे ये जो बंदा आपको दिख रहा है, इसके लिए मैं एक और कलर यूज कर देता हूं। ये जो बंदा दिख रहा है आपको, आ ही नहीं रहा, ये जो बंदा आपको दिख रहा है, ये गन लिए हुआ था, बंदूक लगाए हुआ था इस भीड़ में। सारे मेंबर्स को इस बारे में जानकारी थी कि ये बंदूक लगा के चल रहा है। ये लोग एक्स से बात करने आए, एक्स से बात हुई और मामला एस्केलेट हो गया। जब मामला एस्केलेट हुआ, इसने क्या करा, उठा के गोली चला दी और एक्स को मार डाला। अब जब इसने एक्स को मारा, इत्तेफाक से वहां पे ये बंदा भी था। ये जो बंदा था जिसके ऊपर अभी हम एक दूसरा कलर लगा देते हैं, जैसे हम लगा देते हैं इसके ऊपर ग्रीन, ये हमने ग्रीन लगा दिया। ठीक है, अब ये जो बंदा था, इससे जो है इसकी दोस्ती थी, इससे इसकी दोस्ती थी। हालांकि ये अनलॉफुल असेंबली के अंदर था, लेकिन इससे इसकी दोस्ती थी। ये मारना नहीं चाहता था एक्स को, ये चाहता था कि एक्स जो है, एक्स से उसकी दोस्ती, ये जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन पता सबको था कि ये बंदूक लेके चल रहा है। यहां पे हम नीला निशान लगा देते हैं, जिसके पास बंदूक थी। पता सबको था कि ये बंदूक लेके चल रहा है। मामला एस्केलेट हुआ, इसने एक्स के ऊपर गोली चला दी। जब एक्स के ऊपर गोली चलाई, बाकी के सब लोग कहने लगे हम लोगों ने गोली चलाई नहीं, हम लोगों ने गोली नहीं चलाई, हमारी कोई कॉमन इंटेंशन ही नहीं थी, जान से मारने की कोई नियत ही नहीं थी। अब कोर्ट देखेगा कि इसके अंदर क्या देखना चाहिए। तो कोर्ट यहां पे क्या देखेगा? अब देखिए, ये ग्रीन वाला तो साफ साफ कह रहा है मेरी नियत ही नहीं थी, इसकी इंटेंशन ही नहीं थी, क्योंकि इसका ये दोस्त था। अब कोर्ट क्या देखेगा? क्या कोर्ट यहां पे सबकी इंडिविजुअल इंटेंट देखेगा कि इंडिविजुअली ये लोगों की क्या नियत थी? इसका जवाब है नहीं। कोर्ट यहां पे इंडिविजुअल इंटेंट नहीं देखेगा। फिर कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट उसी असेंबली को एज अ पर्सन ट्रीट करेगा। अब उस असेंबली का ऑब्जेक्ट क्या था? अगर तुम्हारा दोस्त था वो, तो असेंबली छोड़ के चले जाते। क्यों असेंबली के अंदर थे? बाकी के तुम लोग, जब तुम्हें पता था कि उसके पास बंदूक है और तुम लोग एनी हाउ आज जमीन खाली करवाने जा रहे हो, ये प्लान करके जा रहे हो कि जमीन खाली करवा के आएंगे, तो तुम्हें नहीं पता कि ये बंदूक रखे हुआ है, मामला एस्केलेट होगा तो गोली चल सकती है। तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए था अनलॉफुल असेंबली। क्यों घुसे हुए थे असेंबली के अंदर? बात सही है, क्यों असेंबली के अंदर घुसे हुए थे? तो अब जब तुम लोग उसके अंदर थे और तुमने असेंबली छोड़ा नहीं, एक बंदे ने गोली चलाई, सारे के सारे लोग जो होंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 190 लायबल हो जाएंगे मर्डर के लिए, अगर मर्डर का केस बना। क्योंकि मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, क्या मामला हुआ, तो अगर मर्डर की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाती है, मर्डर का केस बनता है, तो सारे के सारे लोग मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। हालांकि इसकी नियत अलग थी, और इसकी नियत अलग थी, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी। तो कोर्ट क्या देखेगा? असेंबली का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोर्ट ने पहले देखा कि तुम्हारी असेंबली अनलॉफुल असेंबली है, अब जाके किसी एक मेंबर ने गोली चला दी, सबके सब लायबल हो जाओगे। अब देखिए, अब यहां पे एक पॉइंट देखिए। अब ये जो बंदा था ग्रीन वाला, ठीक, अब आप कहोगे सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब मान लीजिए ये ग्रीन वाले बंदे ने देखा, अरे
एक्स तो मेरा दोस्त निकल आया। इसने क्या करा, इसने कहा आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस असेंबली, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस असेंबली, आई एम क्विटिंग दिस, आई एम लिविंग दिस असेंबली, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस असेंबली। एंड व्हाट ही डज इज दैट ही लीव दिस असेंबली, ही एक्चुअली लीव दिस असेंबली। वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। अगर ये बाहर निकल गया, ही लेफ्ट द असेंबली, उसके बाद अगर गोली चली, ही विल नॉट बी लाइबल। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल इंटेंट मैटर नहीं करती है। अब आपको ये सेक्शन कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्शन क्या कह रहा है। ये सेक्शन कह रहा है इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हुआ। अब ऑफेंस की बात हो रही है, किसके द्वारा कमिट हुआ? बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कि जो अनलॉफुल असेंबली फॉर्म हो चुकी है उसके किसी एक मेंबर ने अगर ऑफेंस कमिट कर दिया। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। जो अभी हम लोगों ने देखा था एग्जांपल कि एनी हाउ जमीन खाली करवाना है, तो अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ही तो गोली चली थी। या लिखा हुआ है और सच एज द मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, या तो मेंबर्स जो थे उनको पता था कि ऐसा ऑफेंस हो सकता है। मेंबर्स जो थे उनको पता नहीं था कि वो बंदूक लगा के चल रहा है, नहीं पता होती तो बच सकते थे। नहीं पता था कि बंदूक लगा के चल रहा है तो ये डिफेंस है, नो डाउट। अगर नहीं पता है कि उनको बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, बाकी सब निहत्ते हैं, तो वहां पे ये डिफेंस बन जाएगा। हाँ, बाकी के लोग कोई आरी लिए हुआ है, कोई लोहे का रॉड लिए हुआ है, कोई कुल्हाड़ी लिए हुआ है, कोई तलवार लिए और तब कोई बंदूक लिए है, फिर कोई ये नहीं कह सकता हमें नहीं मालूम था कि बंदूक है। अरे उनके पास बंदूक नहीं थी, तुम्हारे पास तो हथियार थे, ऐसे सीरियस डेडली वेपन्स, या तो तुम्हें पता था। कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट। अब क्या बोला गया, देखिए कितनी अहम लाइन है ये। बोल रहा है every person who at the time of committing that offense is a member of same assembly, जितने भी मेंबर होंगे उस सेम असेंबली के लिए गिल्टी होंगे ऑफ दैट ऑफेंस, जो उस मेंबर ने किया होगा उस असेंबली के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब यह हुआ कि अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ना कि ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की जमीन ले गए हैं और उस दरमियान किसी ने कुछ कर दिया, नहीं, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए किया गया हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हम उस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हो, किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी जो ऑफेंस हुआ और जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उससे उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे एक्स को मारना जमीन लेने से उसका ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन एक्स की बेटी हो और जमीन कब्जा करने जा रहे हो, किसी ने रेप कर दिया, उससे उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ताल्लुक होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अभी जो हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि 5 लोग इकट्ठा होकर किसी से फोर्सिबली जमीन लेने जाते हैं, उसमें से एक आदमी गोली चला देता है, यही इसी फैक्ट्स के ऊपर बेस है, वो इसी केस के ऊपर, मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959। इसके अंदर मिजाजी जो है वो बंदूक निकाल के गोली चला देता है और दूसरे लोग कहते हैं हमने गोली थोड़ी चलाई, लेकिन सारे के सारे लोग लाइबल होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, फ्री फाइट अगर होती है, मतलब एक जगह कहीं लोग बैठे थे, बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसी में एक दूसरे को सब मारने लग गए, तो इस तरह के केसेस फ्री फाइट के केसेस होते हैं। इसके अंदर लोगों की इंडिविजुअली लोगों को जज किया जाता है, ना कि कॉमन ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। अब जो सबसे अहम चीज है इसके अंदर वो ये है कि क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। जल्दी जल्दी आइए कवर कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन। हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बीएनएस के अंदर। तो क्या क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं एक एक डिफरेंस। पहला डिफरेंस है मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस। कॉमन इंटेंशन में आपको पता है मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है मिनिमम 5 लोगों की जरूरत है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि 5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा। पहले कॉमन ऑब्जेक्ट होने से पहले 5 या उससे ज्यादा लोग हों, उन 5 या उससे ज्यादा लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट वो हो जो सेक्शन 189 में दिया गया है। तो अगर जस्ट बिकॉज कि 5 और 5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, पहले वो अनलॉफुल असेंबली बनेगी। अनलॉफुल असेंबली कैसे बनेगी, अगर 189 के अंदर दिए हुए 5 पर्पसेस, 5 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट हुआ, तब वो अनलॉफुल असेंबली बनेगी और उसके बाद उसके मेंबर ने कोई ऑफेंस किया, तब लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है,
ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। हमने बताया था कॉमन इंटेंशन के अंदर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होते हैं। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स जैसे कि हम और आप कुछ प्लान करके चले, चलो ऐसा है, मार देते हैं चल के। चलो चलते हैं, सबक सिखाते हैं चल के। अगर हम आपके साथ, ये हो गई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है, हमारा आपका दिमाग मिल गया, एंड यू अग्रीड ऑन इट, यू अग्रीड ऑन इट, आई शेयर्ड माय प्लान विद यू टू फिनिश समवन, टू टेक द लाइफ ऑफ समवन, एंड यू अग्रीड ऑन दैट, सो देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड बिकॉज यू अग्रीड। इवन दो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बन सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आई शेयर्ड माई प्लान विद यू, और जस्ट बिकॉज वी हैव द कॉमन इंटेंशन, अगर हमारा कॉमन इंटेंशन यहाँ पे हो जाएगी, पहली चीज ये खुद में कोई ऑफेंस नहीं होता है, तो वहां पे वो रूल ऑफ एविडेंस होता है। तो इसके अंदर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होते हैं, कॉमन इंटेंशन के अंदर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होते हैं, ठीक। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। जैसे कि भीड़ इकट्ठा हो गई, ऑब्जेक्ट है, उससे जमीन खाली करवाना, अब सब चले जा रहे हैं भीड़ में, होता नहीं है भीड़, आपने देखा होगा मोहल्ले में भीड़ लग गई, वो एक किसी ने बोला ए मार मारो मारो, सब चलने लग गए, भीड़ के साथ इकट्ठा होके भागने लग गए। अक्सर देखिए होगा आप लोग, मोहल्ले वगैरह में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, भीड़ इकट्ठा होती है, अपने आप से कॉमन ऑब्जेक्ट बनता है। इसीलिए जैसे राइट वगैरह, दंगे वगैरह के केसेस के अंदर ये चीज बहुत हो जाती है, सामने कम्युनिटी वाले दूसरे कम्युनिटी के लोग आ गए, उसी के अंदर सब ले मारो 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 मारो, सब एकदम दौड़ना शुरू हो गया। कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है कि पहले से कुछ लोगों ने बैठ के बात करी हो, चलो चलो मारते चल के आ रहे, कोई ऐसा जरूरी नहीं। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, कॉमन इंटेंशन जो है क्रिएट्स जॉइंट लाइबिलिटी, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉन्स्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, पार्ट वाइकेरियस लाइबिलिटी का ही पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कॉमन इंटेंशन, देयर हैज टू बी अ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ऑफेंस बाय ईच एंड एवरी ऑफेंडर्स। कॉमन इंटेंशन के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। वो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहे दरवाजे पे खड़े होके ही किया गया हो, देख रहे हैं कोई आ तो नहीं रहा, इतना ही इनफ हो जाएगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉमन इंटेंशन, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट द इंटेंट। सो व्हेनेवर देयर विल बी एन इंटेंट, देयर हैज टू बी एन एक्टस रियस। तो एक्टस रियस और कॉमन इंटेंशन साथ ही तो चलेगा ना, इंटेंट और एक्टस रियस। तो कॉमन इंटेंशन मतलब एवरीवन इज शेयरिंग द सेम इंटेंट, एवरीवन इज हैविंग द सेम इंटेंट दैट एवरीबॉडी वांट्स टू किल एक्स, ये मतलब हुआ कॉमन इंटेंशन का, ठीक है। और वो कॉमन इंटेंशन एवरीबॉडी वांट्स टू किल एक्स, एंड दैट कॉमन इंटेंशन इज आल्सो शेयर्ड अमंगस्ट एवरीवन, दैट्स व्हाई इट इज कॉमन। ये नहीं लिखा सिमिलर, कॉमन। तो इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है तो एक्टस रियस का कोई सवाल ही नहीं। जब इंटेंट आएगी तभी एक्टस रियस आएगा, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था उस एग्जांपल में कि हो सकता है कि उस अनलॉफुल असेंबली का किसी का ऑब्जेक्ट कोई इंटेंट अलग हो, वो नहीं मारना चाहता हो, फिर भी लाइबल हो जाएगा। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। कोई खाली अनलॉफुल असेंबली की भीड़ में ऐसे ही खड़ा हुआ था, कॉमन ऑब्जेक्ट था, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट था, उसको पता था कि ऑफेंस हो सकता है, फिर भी भीड़ के अंदर खड़ा हुआ था, लाइबल हो जाएगा भले ही उसने कुछ ना किया हो, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था 191 है राइटिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बलवा। whenever force is or violence is used, अगर किसी अनलॉफुल असेंबली के द्वारा फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल होता है या कोई एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो वो लोग गिल्टी होंगे राइट करने के लिए। अगर कोई गिल्टी होगा राइट करने के लिए तो वहां पे सजा बताई गई 2 years और विद फाइन और विद बोथ। हुअर इज गिल्टी ऑफ राइटिंग बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, अगर डेडली वेपन गिल्टी के लिए जो है राइट के लिए गिल्टी पाए जा रहे हैं लेकिन आर्म्ड है डेडली वेपन के द्वारा, तो उस जगह पे सजा बताई गई है 5 years और विद फाइन और विद बोथ। फिर उसके बाद wantonly giving provocation with intent to cause right if writing be committed if not be committed, कोई इंसान ओपनली फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इलीगल काम करता है ताकि सामने वाले को प्रोवोक करे। अब मान लीजिए कोई हम ऐसा इलीगल काम करते हैं जो आपके कम्युनिटी के हिसाब से या किसी और वजह से आप उससे प्रोवोक हो सकते हैं, काम इलीगल होना चाहिए। अगर मैं कोई लीगल काम कर रहा हूं और आप प्रोवोक हो रहे हैं तब लाइबल नहीं, कोई इलीगल काम कर रहा हूं आप प्रोवोक हो रहे हैं, तो अगर दंगा हो गया, सॉरी बलवा हो गया, राइट हो गया या नहीं हुआ, तो दोनों की सिचुएशन में इसके अंदर सजा बताई गई है। अब इसके बाद आता है
लाइबिलिटी ऑफ ओनर, सॉरी 193 नहीं था, वो 194 था जो हम आपको बता रहे थे, 194 था, वो था अफरे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। अब वो 193 नहीं था, 194 था अफरे, इससे भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन टू और मोर पर्संस बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, अगर दो या दो से ज्यादा लोग अगर पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करते हैं, डिस्टर्ब द पब्लिक पीस डिस्टर्ब करते हैं, दे आर सेट टू कमिट एन अफरे, तो कहा जाएगा कि वो अफरे कमिट करते हैं। हु एवर कमिट्स एन अफरे, अगर कोई अफरे कमिट करता है तो शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज और विद बोथ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन में क्या फर्क है, राइटिंग और अफरे क्या होता है। अब साथ ही साथ एक चीज और आपको बताते चले, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, हमारे लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं। अब आप घर में बैठ के ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं कहीं से भी। लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं जिसके अंदर आप जुडिशियल सर्विसेज, पीओ, एपीओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश आंसर राइटिंग, इंग्लिश जिसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आती है मेंस में, और कॉपी चेक करने से हम लोगों ने ये समझा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत जो आती है वो क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, आंसर किस तरह से लिखना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए एक अलग से स्पेशल बैच चलता है हमारा। उसके अलावा जीके जीएस की हमारी अलग से क्लासेस चलती है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जीके जीएस जो है पूछा जाता है। उसके अलावा ड्राफ्टिंग जिसके अंदर हम लोग कोड प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग सिखाते हैं। इन कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे इस दिए गए हुए नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए बात करके डिटेल्स ले सकते हैं।